वाली बच्ची ने कोटा जी से डिसाइड करने से पहले एक नोट लिखा अपने पेरेंट्स के जी लिए। ये पिछले ही सप्ताह की बात है हाँ कि जी मैं परीक्षा के भय के कारण और हाँ हाँ बहुत से ज्यादा उम्मीदों के कारण और अपने जी माता के हमेशा डॉक्टर बनो बहुत सही ऐसे दबाव के कारण मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। जी मैं अगर अपने टेस्ट के अनुसार जी अपना कैरियर चुनती और हम्म प्रतियोगिता के पेरेंट्स मुझे नहीं डालते तो मैं जीवित रहती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा कई बार होता है कोटा में, और उसमें गलती माता पिता की सबसे ज्यादा होती जी है। आप सही कह रहे हैं, टू मच प्रेशर डालते हैं बच्चे पे, और 60% 50% एग्जाम में आए होते हैं फिर भी कोटा भेज देते हैं, तो बहुत प्रेशर फील करते हैं और यहाँ। डॉक्टर साहब उसने ये भी लिखा कि मेरी छोटी को कम से कम इतना बस बिल्कुल। इतना मुझे किया है। यहाँ यहाँ आया था न्यूज पे। बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े होंगे, उनसे मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि प्लीज अपने बच्चे अगर गुलाब हैं तो गुलाब ही बनेंगे। उन पर नाहक पीपल का पेड़ बनने का या बरगद का पेड़ बनने का वजन ना डालें। जो बीज में लिखा है वो संस्कारों में जरूर होगा। अगर पेरेंट्स ये बात समझ लें तो शायद बहुत सारी और बच्चियां, जैसे हमने पहले अभियान चलाया था हत्याएं नहीं हो, तो ये एक ऐसा अभियान है कि कॉलेज में आत्महत्या नहीं है। मैं आपको, जो बच्चे हमें आज सुन रहे हैं, याद का एक बेहतरीन फॉर्मूला चर्चा कर रहा हूं। वो है 8R, यानी 8R। संक्षेप में कहेंगे तो रीड, रिफ्लेक्ट, राइट, रोल प्ले, रिफॉर्म, रेशनैलिटीज, रिकॉर्ड एंड राउज अप। विवेकानंद ने बहुत अच्छे से कहा था, और भारत विकास परिषद की संस्कार पुस्तिका में भी ये लिखा हुआ है, प्लीज अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पहचानो और राउज अप करो, यानी उत्तिष्ठ, जागृत करो। मुझे ऐसा बनना है, इसलिए मैंने कैरियर चुना। मेरे माता पिता कहते थे डॉक्टर बनना है, इसलिए नहीं। मेरे माता पिता कहते थे कि मेरे को इंजीनियर बनना है, इसलिए नहीं। तो आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं बच्चे, वो बहुत अच्छे से रीड करें, उसको रिफ्लेक्ट होने दें अपने अंदर, और जो बच्चे नोट्स बना सकते हैं वो राइट डाउन करें। आपके सामने जरूर कोई ना कोई रोल प्ले होगा, आपके पास अपने कैरियर का कोई ना कोई रोल मॉडल होगा। हम परसों जब जो मीटिंग कर रहे थे तो हमारे एक एडीजे साहब ने से फरमाया, सर मैं 22 बार फेल हुआ हूँ। कमाल के व्यक्ति हैं, 22 बार हुआ, बोले कि मैंने भी निराशा नहीं। फेल हुई थी, लेकिन मैं उसको फेल नहीं मानती। मैं सोचती थी, मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते कोई बात नहीं, एक बार और सही। तो ये 8R के फॉर्मूले के बाद जो नई बात स्टूडेंट से हमारी ये है, आप फेल भी हो गए तो ये ग्लोब उल्टा नहीं हो जाना है। में हार भी, तो मतलब ये नहीं कि आपने तैयारी नहीं की, को प्राप्त करें कि आपने रीड, रिफ्लेक्ट, राइट, रोल प्ले, रिफॉर्म और रेशनैलिटी ध्यान दिया क्या। मेरे साथ कुछ पेरेंट्स जुड़े होंगे यहाँ, और अविनाश मैडम हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत विकास परिषद की। मैं ओपनिंग सेंटेंस चाहूंगा, पिता कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। आज का हमारा ये डेडिकेटेड है। डॉक्टर साहब, मेरा तो यही मानना है कि
हाँ, कि पेरेंट्स को अपने जो भी उनके एम्बिशंस हैं, जो वो लाइफ में नहीं कर सके, कई बार पेरेंट्स जो है लाइफ में जो नहीं कर पाते ना, वो अपने बच्चों में उस चीज को होते हुए देखना चाहते हैं, तो वो उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरी जी डॉक्टर साहब कोटा में डीएनबी के थ्रू साइकेट्री में करने के लिए डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल है वहां पे, जी तो वो बोलती थी कि जितने बच्चे कोटा में कोचिंग के लिए आए हुए हैं, उनमें से 60% बच्चे डॉक्टर अग्रवाल की वहां साइकेट्री हॉस्पिटल में आते थे, क्योंकि दे वर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और वही बात है, वो पेरेंट्स के एम्बिशंस जो है वो उनके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं, वो उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना चाहते हैं और वो प्रेशर अपने माइंड पे डाल लेते हैं। तो ये मेरा तो खुद से यही विचार है कि पेरेंट्स को अपने विचार बच्चों के ऊपर नहीं थोपने चाहिए। ठीक है, गाइड कर दो उनको, हाँ बच्चों को, चलो नहीं, कई बार वैसे तो बच्चे आजकल बहुत अवेकंड है, उनको सब पता है कि किस किस डायरेक्शन में वो अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन चलो फिर भी एक बार बैठ के बच्चों की काउंसलिंग कर दो, उनको गाइड कर दो कि बेटा ये जो है वेन्यूज ये तुम्हारे लिए खुले हैं और इसके लिए आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और इस दिशा में इस तरह से चलना है, बस ये कह दें और उसके बाद वो उनके ऊपर छोड़ दें, बेटा अब इनमें से देखो आप जो करना चाहते हो, आपकी इच्छा है, दैट्स ऑल। यही जो है अच्छी पेरेंटिंग का एक निशानी है, ऐसा ही हम लोगों को करना चाहिए। अब जैसे लॉकडाउन के पीरियड में डॉक्टर साहब जी ऑनलाइन क्लासेस चली, बच्चे सीरियस नहीं थे, बच्चे सीरियस नहीं, अब एग्जाम ऑफलाइन हो रहे हैं, वो फिर टेंशन में जा रहे हैं। मेरी खुद ग्रैंड डॉटर मेरे पास रहती है, वो इतना टेंशन में जाती है कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। मैंने उसको कहा तू पास हो जा, बस कोई बात नहीं, मुझे पता है ये साल कैसे बीता, कोई बात नहीं, पास परसेंटेज ले ले, नेक्स्ट ईयर देखी जाएगी। तो फिर जाके वो थोड़ा रिलैक्स हुई। तो वही बात है कि अपनी इच्छाओं को नहीं थोपना चाहिए बच्चों को, मेरा भी यही मानना है, मैं आपके साथ फुल्ली एग्री करती आपने बहुत बेहतर कहा। और आप हमारी भारत विकास परिषद महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रांत ईस्ट की भाई साहब एक निवेदन करूंगा, जी इसको बेटा। आप स्पीकिंग व्यू पर करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। उसमें क्या है, जो भी बोल रहे हैं ना उनका फोटो और वीडियो आता रहेगा। ओके वीडियो भी ऑन कर लें। डॉक्टर साहब मैंने अपना वीडियो खुद से बंद किया हुआ है, हाँ रीजन बी जी आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैंने कल वो कोविड हाँ, का वो नेट का वैक्सीन इशू करवाया हो सकता है, इसलिए कर सकते हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना तो उनका पता चल जाता है कौन बोल रहे हैं। था मैंने खुद से ऑफ किया हुआ है इस थोड़ा सा पोजीशन। सबको पता होना राजस्थान चाहिए के कि चैनल कौन तक कौन के बोल रहे लोग हैं। आपको सुन रहे हैं अविनाश मैम, हाँ जी इसीलिए वो जरूर आपके कुछ। मैं जी रिलैक्सिंग मूड में मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ठीक है बुखार हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, आपने समय दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं नहीं अविनाश मैम को मैं आगे तो बढ़ाता हूँ। लाभान्वित होना चाह रही थी आपके विचारों से, इसलिए मैं अटेंड कर रही हूँ। तो काइंड ऑफ यू मैम, बहुत अच्छा। मैं आगे लेके चलता हूँ, प्रियंका सिंह जी से अनुभव सुनता हूँ। देखिए ये सब दौर हमारे बच्चों ने भी देखा है। मेरी बिटिया ने यहां से ग्रेजुएशन, बॉम्बे से पढ़ाई और हार्वर्ड से एमबीए किया। बेटा अभी डॉक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में ये सब नहीं आया। एक बार तो कोचिंग में जाके बिटिया इतनी डिप्रेस हो गई कि हमें 2 लाख की फीस भी उस कोचिंग में से छोड़नी पड़ी। कोचिंग वाले फीस लौटाने को तैयार नहीं थे। लेकिन हर कदम पर, मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर था, बहुत बिजी था, पर उनकी मम्मी हर कदम पे रही। इन्हीं से सुनते हैं, प्रियंका सिंह जी बताएंगी कि पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी नमस्कार जी, डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं बेटी जब 9th क्लास में थी तब से उसको लेके और जयपुर रही। बेटा 8th क्लास में था, दोनों बच्चों में 1-2 साल का ही गैप था। तो स्टार्टिंग में 10th 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जैसे 12th आया, 12th था, कंपटीशन का टाइम था, तो इंजीनियरिंग करनी थी, बेटे को मेडिकल करना था, दोनों बच्चों को एक साथ लेके चलना थोड़ा सा। बट मैंने क्या किया, डे 1 से ही, जब बच्चे बहुत छोटे थे तो उनको मैं एक ही चीज बोलती थी, बेटा तुम नंबरों पे ध्यान मत दो, लेकिन पहले पूरा लेसन पढ़ो, लेसन पढ़ के फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर अपने आप फाइंड करो। इससे मेरे बच्चों को बहुत स्कूल में मैडमों के डांट भी सुननी पड़ती थी, क्योंकि मैडम तो अपना एक पर्टिकुलर
सारी बच्चों को कॉपी करो ना, इसी को राइट और रॉन्ग मानूंगी। 7th 8th में बच्चों को दोनों को बहुत प्रॉब्लम आई, नंबर कम आए। पापा का कहना था कि बेटा नंबर क्यों कम आ रहे हैं, पढ़ाई में तुम इतने अच्छे हो। पेरेंट्स मीटिंग में गई तो मुझे मालूम चला कि फॉल्ट मेरा है, बट मैंने किसी तरह टीचर्स को कन्विंस किया कि मैडम मैं कहाँ गलत हूँ। जब बच्चा पूरा लेसन पढ़ रहा है, अपने से समझ रहा है, उसके क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ढूंढ रहा है, तो उसका 3-3 बार तो वैसे रिवीजन हो गया। आपने तो बोर्ड पे लिख दिया, उसके बच्चे ने कॉपी कर लिया, उसको समझा है नहीं समझा है हमें नहीं पता। तो मेरा तो एक ही मानना है कि बच्चों के साथ बैठे नहीं, बस उनको सपोर्ट करते रहे कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। लिटरली मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और मेरी बेटी केमिस्ट्री और फिजिक्स मुझे सुनाती थी। अच्छा। मेरे सर के ऊपर से निकल जाती, मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या बता रही है, लेकिन मैं बिल्कुल उसके सामने ऐसे बैठी रहती थी जैसे हाँ बेटा मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर रात को मैं डॉक्टर साहब को फोन मतलब बेंजीन का फॉर्मूला आर्ट्स वाले सुन रहे थे। मैं कहती थी डॉक्टर साहब से, मुझे रोना आता था कि मैं बच्चों की हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट और वो साइंस के स्टूडेंट। बोले कोई बात नहीं, तुम इतना ही करो कि जो वो बोल रही है उसको बस ध्यान से सुनो, जिससे बच्चों को लगे कि मम्मी जो हमारा सुन रही है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। और थोड़ी मतलब जैसे बेटी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम आई तो बेटे के साथ आई तो मेरे को सारी चीजें समझने आने लगी। तो बस मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग खड़े रहे। अगर वो गलत है, थोड़ी गलती पे हमें ना टोके, लेकिन अगर बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं तो उनकी पिटाई भी करें। ओह माय गॉड, मेरा ये ओह मानना है। माय नहीं, गॉड। लेकिन बड़ा ब्लंडर करने पर छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करो, क्योंकि एज ए फ्रेंड हमें उनके हर चीज को समझना भी है। उस टाइम उनमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं तो बच्चों में बहुत सारी चीज डाउन भी, अंदर भी मंथन चल रहा होता है बच्चों का। तो एज ए फ्रेंड तो हम नहीं कहते कि पेरेंट्स को बच्चे कभी फ्रेंड नहीं बनाते। ये जो कहते हैं ना कि हम बच्चों को दोस्तों की तरह व्यवहार करेंगे, बड़ी झूठी सी बात लगती है, क्योंकि बच्चों को दोस्त तो दोस्त ही चाहिए। पर हाँ, हमें सपोर्ट में उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। थैंक यू प्रियंका जी, आपने एक चलते चलते बड़ी बात कह दी, स्लैप योर चाइल्ड। ये एक टेक्निक भी है डॉक्टर्स की, SLAP स्टैंड फॉर सेलेक्टिव लव, एप्रिसिएशन एंड पनिशमेंट। SLAP स्लैप, यानी जब प्यार की जरूरत हो तो प्यार करें, लेकिन जब बढ़ाई की एप्रिसिएशन की जरूरत हो तो एप्रिशिएट करें, और कभी कभी अगर बात कंट्रोल से बाहर चली जाए तो पनिश भी करें। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बनता है SLAP। आपने ठीक कहा, बच्चे मित्र नहीं होते, बच्चों के मित्र बच्चे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स मित्रवत ना सही अपने पिता का लाड प्यार का हक अपनाएं, ममता का अपनाएं, और जब कभी कान पकड़ने की जरूरत पड़े तो बहुत सारे सफल लोगों ने भी कहा है कि अगर मेरी माँ मुझे उल्टा नहीं लटकाती ना तो मैं कभी सीधा नहीं होता। इसलिए जरूरत पड़ने पर उनकी डांटना प्रताड़ना भी बहुत आवश्यक है। मैं ममता महेश्वरी जी, जो हमारे ईस्ट प्रांत की महिला प्रमुख हैं और बहुत शानदार अभी महिला संस्कार पर उन्होंने प्रोग्राम करवाया, मैं स्लैप टेक्निक पर उनसे सुनना चाहूंगा कि इस अवसर पर बच्चों को दोनों चीजों की जरूरत है या केवल प्यार प्यार की ही जरूरत है। जी ममता जी, अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्ते सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। सभी को सादर नमस्ते। आप सबसे नमस्कार। पहली बार मुलाकात हो रही है। सर कितनी देखिए अच्छी ना, बात है, मैं तो एजुकेशन के अध्यक्ष से लेके गांव तक के लोग जुड़े हुए हैं। मैं पता है एजुकेशन से लगभग 15 सालों से जुड़ी हूँ और मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे बच्चों के साथ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे। एक्चुअली मैं खुद अपने समय में बहुत एवरेज से इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनी हूँ, तो मैं इस बात को समझती हूँ कि बच्चों के मन में क्या गुजरती होगी, कि उनके पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जो भी बच्चे आजकल फील करते हैं ना, उसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। देखिए बच्चा खुद अपने आप में, उसका कोई इतना बहुत बड़ा एम नहीं होता है कि उसको क्या करना है। एक्चुअली हम लोग आसपास जो लोग हैं, टीचर हैं, सोसाइटी है, समाज है, आपके रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो फोर्स अप करते हैं कि नहीं आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है, छोटा बच्चा है तब तक आप उसे गाइड कर सकते हैं कि देखो आपके पास इतनी सारी फील्ड है, आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। पर फिर भी हम किसी एक लेवल पर आकर हमें सोचना होता है कि हम सारे बच्चों को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। हर बच्चे की क्षमता अलग है, हर बच्चे का अपना पर्सनैलिटी अलग है, उसका सीखने का लेवल अलग है। आप कैसे मान सकते हैं कि हर एक बच्चा ही आप मतलब टॉप करेगा, जबकि पेरेंट्स की इच्छा होती है
पेरेंट्स चाहे कितना ही पढ़े लिखे हो या ना हो या कैसे भी जॉब करते हो, पर वो चाहते कि उनका बच्चा बड़ा होके कलेक्टर ही बने। कैसे बनेगा, कैसे? घर का माहौल ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके पास उस तरह के डीएनए नहीं है, इंटेलिजेंसी पावर नहीं है, आप उसको उसके क्षेत्र में आगे बढ़ने दें। जी मेरा ऐसा सामना हमेशा बहुत सारे पेरेंट्स से ऐसा मेरा सामना होता है, रोज की बात है। भाई बच्चा जो है हमारा मानता नहीं है, टीवी देखता है। अरे तो ठीक है भाई, आप टीवी का कनेक्शन कटा दें। अरे नहीं नहीं, तो इनकी मम्मी को दिन भर 2 सीरियल और देखने होते हैं, रात वाले ही वापस घर आएगा। बच्चा जब स्कूल से घर आएगा तो वो चाहता है कि थोड़ा बैठ मम्मा से बात हुआ, बट मम्मा डजंट हैव द टाइम, समय नहीं है कुछ भी। मतलब दिन अब 2 बजे, अब तुम काम से फ्री हुए हैं, अब हम तुम्हारी सुनेंगे, अब आप जाओ कोचिंग जाओ, क्लास जाओ। शाम हो जाएंगे, शाम के काम में लग जाएंगे, पेरेंट्स पापा आएंगे, वो थके हुए हैं। तो एटलीस्ट 1 आवर या 1.5 आवर आप बच्चे के साथ बैठ के उसकी दिन भर की बातें शेयर नहीं कर पाते कि आज क्लास में क्या हुआ, आपको टीचर क्या कहा, आपके कलीग ने क्या कहा, आपको कैसा फील हुआ। एक ही उद्देश्य है पेरेंट्स का, दिन भर हाथ में किताबों से हमें 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट चाहिए, नॉट। ये इतनी बड़ी वाली कंडीशन मैंने भी देखा है, जिस दिन पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उस दिन टीचर्स को सबसे ज्यादा हेडेक की गोली खानी पड़ती है। नहीं, हेडेक की गोली नहीं खानी पड़ती है डॉक्टर साहब। बात ये कि हम पेरेंट्स की जो क्वेरी होती है और पेरेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको सुन के हम हैरान हो जाते हैं। मतलब मैडम आप इसको एक बार बोलो कि ऐसा नहीं करें, मतलब कि हम तो यहाँ पे रोज बोलते हैं। आप ये बताइए, आप लोग बच्चों को कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं घर पर? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आजकल हर घर में आप ज्यादातर देखिए जो मदर और फादर होते हैं वो दोनों जॉबर होते हैं। आप कितना टाइम दे पाते हैं बच्चों को? एक सिर्फ कोचिंग क्लास भेज के आप समझते हैं हमने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी। कई बार आपने देखा होगा, मैंने खुद ने देखा है कि बच्चा आगे पीछे आपके घूम रहा है कि मम्मा ये पूछ लो, मम्मा ये पूछ लो, बट मम्मा डजंट हैव द टाइम। अभी पूछते हैं, अभी देते हैं, आप खुद एक बार सुन लो, छोटे भाई को सुना दो, बड़े भाई को सुना दो। जैसे अभी प्रियंका सिंह जी कह रही थी कि मैं आर्ट की होके केमिस्ट्री सुन रही थी, केमिस्ट्री फिजिक्स में सुनती थी दोनों बच्चों की। थैंक यू ममता जी। मैं एक और तीसरी टेक्निक जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने जीवन में हार्ड वर्क किया है तो वो केवल इस कारण किया है कि जब मैं रात को 10 या 12 बजे तक पढ़ती थी तो मेरी मम्मा वहीं मेरे पास बैठी रहती थी, कुछ भी अपना चोर वर्क करा करती थी, कभी स्वेटर बुनती थी, कभी बैठी रहती थी, कभी कुछ करती थी, बट शी नेवर गोज टू स्लीप। वो इंतजार करती थी कि भाई हम लोग सोएंगे तो सो जाएंगी। अब आप बताइए आज कितने घरों में बच्चे जो 12 बजे तक पढ़ते हैं और पेरेंट उनके पास बैठे हैं, वो दिन भर के वैसे ही थके हुए हैं, वो सबसे पहले सोने चले आएंगे। अब बच्चा 12 बजे तक पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल खेल रहा है, they don't know about that। जी फिर सुबह उठते फिर वही एक रूटीन शुरू हो जाता है। यहाँ हमारी जितनी माता बहनें सुन रही हैं, अब उनको एक लेसन मिल गया कि स्लैप का मतलब थप्पड़ लगाना ही नहीं है, उनके पास बैठना भी है, उनको सराहना भी है, दूध का गिलास भी देना है, और जब वो निराश हो रहे हो तो उनका हाथ भी पकड़ना है। थैंक यू ममता जी। मैं तीसरी टेक्निक पे आता हूँ। हमारे पूरे प्रांत की माँ के समान है कुमकुम दीदी, प्रिंसिपल रही हैं। एक मॉम टेक्निक होती है बच्चों की मेमोरी बढ़ाने की, और MOM, मॉम का मतलब होता है अच्छी याददाश्त के लिए मॉम का होना बहुत जरूरी है। M फॉर मोटिवेशन, O फॉर ऑब्जर्वेशन एंड M फॉर मैकेनिक्स। यानी अगर लिखना है पत्थर की लकीर पर तो पहले बच्चा मोटिवेटेड होना चाहिए, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, तुम जब को पढ़ते हुए देखती हूँ तो खुश हो जाती हूँ, तुम बिल्कुल अपने कुल का नाम रोशन करोगे। ऐसे सेंटेंसेस बच्चों में ऊर्जा भर देते हैं, बच्चे ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं, और फिर वो अपना अपना तरीका निकालते हैं। कोई मोमबत्ती में पढ़ता है, कोई लालटेन में पढ़ता है, कोई बड़ी रोशनी में पढ़ता है, लेकिन उनकी मैकेनिक्स होती है। तो कुमकुम दीदी हमारे अलवर से जुड़ी हैं, राष्ट्रीय लेवल पर जानी जाती हैं भारत विकास परिषद के लीडर के बतौर। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मॉम टेक्निक या इससे अलावा उन्होंने इतनी बच्चियों को ग्रेजुएशन करवाया है। कुमकुम दीदी आप सुन रही हैं क्या? हाँ, डॉक्टर कुमकुम कपूर अपने फोन को अनम्यूट करेंगी। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, आपके गेस्ट आए हुए थे फिर भी। जी नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम।
डॉक्टर साहब आपके आग्रह को टाल सकूं ऐसी स्थिति नहीं है। वो कहते हैं ना, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। क्या बात है। अभी जो विषय आपने लिया है, अच्छा, ये प्रियंका भी आपको नमस्ते कर रही है। मेरी हाँ, आपने बहुत बहुत खुश रहो और बहुत बहुत तरक्की करती रहो। हमारी जो स्थायी पूंजी है डॉक्टर साहब, वो हमारे ये छात्र हैं जी। जिन्हें हमने जाने कौन से सन में पढ़ाया, लेकिन जो आज भी हमको याद रखते हैं, ये हमारी एक्चुअली स्थायी पूंजी है। अगर कोई, बाकी सब पूंजियां स्थायी नहीं होती हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी स्थायी पूंजी होती है, क्योंकि ये हमें कहीं भी मिलते जाते हैं, कभी शादी में, ब्याह में, पार्टीज में, और बहुत पुराने भी विद्यार्थी हमारे सामने जब आते हैं तो और उनको आगे बढ़ते देखते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है, और उनको आगे बढ़ते देख करके हमें ऐसा लगता है कि हम ही उनके बीच में हैं और शायद हम अपना अक्स उनमें देखने लगते हैं, तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो उनके लिए तो मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ में। आपने जो बात कही है, मैं उसमें थोड़ा सा कुछ और भी जोड़ते हुए कुछ कहना चाहूंगी, और मैंने क्योंकि लेट ज्वाइन किया, अगर कोई रिपीटिशन हो तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए, असल में क्या है कि जो भी माता पिता हैं, जो उनके सपने, पूरी इच्छाएं हैं, की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सफलता नहीं कर सकी, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी उन असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए, अपनी जो भी उनकी इच्छाएं, सपने अधूरे रह गए, उनको पूरा करने के लिए उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो उन बच्चों में देख सकते हैं कि उनमें उनकी पूर्ति हो जाए। अब इसमें विडंबना क्या होती है? निश्चित बात बहुत है, मेरा सपना अधूरा है, या मेरी महत्वाकांक्षा थी कि मैं कुछ बनूं, मैं नहीं बन पाई या नहीं बन पाया, मेरी वो असफलता रही, मैं वो प्राप्त नहीं कर पाया जो मैं प्राप्त करना चाहता था, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे उसको प्राप्त करते हैं, तो मुझे संतुष्टि। लेकिन विडंबना यह है कि सपने देखना बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों में उस अक्स को लाएं और उसको पूरा करें, वो भी अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम बच्चों में उन सपनों को, उन महत्वाकांक्षाओं को, उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए उनको प्रेरित तो करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें थोपने लगते हैं उनके ऊपर, हम अपने अधूरे सपने, अपनी अधूरी इच्छाएं, अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाएं, अपनी असफलताएं हम जब उनके ऊपर थोपने लगते हैं, सारी समस्या वहां से आरंभ हो जाती है। हम उन्हें प्रेरित करें कि वो आगे बढ़े, हमने जो सपने देखे वो हम उन्हें बताएं कि हमने ऐसा देखा, लेकिन हम उनके ऊपर थोपे नहीं। जब हम उनके ऊपर थोपते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, सपने हमारे अधूरे गए, कहीं हम अनजाने में उन बच्चों की इच्छाओं और बच्चों के महत्वाकांक्षाओं और बच्चों के सपनों को तो अधूरा नहीं छोड़ ले, कहीं हम उनमें अपनी तो पूर्ति करना चाहे, उन बच्चों की इच्छाएं अधूरी रह जाएं, उन बच्चों के सपने अधूरे रह जाएं। वो बच्चे क्या बनना चाहते हैं हम ये बात तो भूल जाएं, हम अपनी इच्छाओं पर थोप दें। टेक्निक कराना पड़ेगा। तो जैसे आपने मॉम की 3 एब्रिविएशन को क्लियर किया, मैं पॉप क्लियर कर रही, तो ये सब मिलकर के संभव होगा। होता क्या है कि अमूमन, जैसे ममता जी ने भी कह रही थी, मैंने सुना, ये बात बिल्कुल सही है कि जब जॉब में दोनों जने होते हैं तो बच्चों पर कम ध्यान हो पाता है, लेकिन असली बात ये नहीं है कि वो जॉब में इसलिए ध्यान कम हो पाता है। असली बात ये है कि संयुक्त परिवारों का सिस्टम खत्म हो रहा है, और जो एकल परिवार हैं, ये समस्याएं वहां आती हैं। जहां पर संयुक्त परिवार हैं, पहले भी रहे, तो वहां पर भी आप क्या सोचते हैं कि महिलाएं काम नहीं करती थी? महिलाएं घर का काम करने के बाद खेत पे काम करने जाती थी, घर में गाय भैंस है तो उसका दूध धोना, मक्खन निकालना, घी बनाना,
गोबर के उपले थापना, जरूरत पड़े तो और घर में छोटे मोटे काम करना, ये बहुत करती थी। टोकरी की बुनाई कर ली, कुछ और कर लिया, तो वर्किंग वो भी करती थी, लेकिन उन वर्किंग का पैमाना नहीं था। पर घर में बहुत सारे लोग होते थे तो काम का डिवीजन हो जाता था। अब काम का डिवीजन नहीं हो पा रहा, एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही, वर्किंग करते डिवीजन नहीं हो पा रहा, ये है समस्या सारी के सारी। इसलिए जो मैं कहना चाह रही हूँ वो यही कहना चाह रही हूँ कि संयुक्त परिवारों को हमें एक बार वापस कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। लेकिन जो जॉब में महिलाएं रहती हैं या पुरुष रहते हैं, वो आज की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। परिवारों को आर्थिक तौर पर सक्षम होने के लिए ये जरूरी है। और हाँ, ये बात जरूर है कि पेरेंट को भी अपना समय निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत निकालना पड़ेगा। अगर वो नहीं निकालेंगे समय, तो बच्चों को हम सही दिशा नहीं दे पाएंगे। ऐसा तो कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात, वो मैनेजमेंट माँ को भी आना चाहिए और पिता को भी आना चाहिए। पिता घर में देर से आए ये सोच करके कि सारी जिम्मेवारी माँ की है, वही बच्चों को संभालेगी, ये नहीं चलेगा। पिता को भी बराबर के तौर पर आकर के अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। अब दूसरी बात, बच्चों के ऊपर कई पिता लोग समझा रहे हैं, सुन तो रहे हैं पर समझा रहे हैं। अब दूसरी बात ये कि बच्चों के संदर्भ में हम उन्हें उनकी प्रतिभा को पहचानने की कोशिश करें। एक्चुअली डॉक्टर साहब, होता यह है कि हम बच्चों की प्रतिभा को पहचानते नहीं है, हम तो अपनी अधूरी जो हमारी इच्छा है, अपनी प्रतिभा उसमें थोपते हैं, वो गलत है। बच्चों की प्रतिभा पहचाने, बच्चे को बेसिक एजुकेशन अनिवार्य है। बेसिक एजुकेशन अगर नहीं है तो बच्चे आगे जीवन में नहीं बढ़ सकता, निश्चित तौर पर आवश्यक है। तो बेसिक तौर पर बच्चे को उस एजुकेशन के दौरान, उसने जब तक सीनियर सेकेंडरी किया, उसी दौरान ये पता लगाना बहुत आवश्यक है कि वस्तुतः उस बच्चे की कौन सी विधा और कौन सी प्रतिभा असली प्रशिक्षण चाहती है। जब बच्चा हम उसकी उस बात को पहचानते हैं और उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसकी बौद्धिक और मानसिक स्थिति को समझ करके जब हम उसको उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये सबसे बड़ी एक भूमिका है जो माता को और पिता को दोनों को निभानी चाहिए, बहुत आवश्यक। और जब बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तब निश्चित बात है कि उसको उसी दिशा में यदि प्रशिक्षित करें। वो बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, दुनिया ने खूब देखी, खूब सराही, 3 इडियट्स को बहुत पुरस्कार भी मिले, लेकिन 3 इडियट्स का जो बेसिक है उसको हम नहीं समझ पाए तो बेकार हो गया, क्योंकि उसमें यही था कि जिस बच्चे को प्रतिभा उसको आगे बढ़ने दें, वो आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर जब हम उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, ये हमारी भूमिका है। और इसके अलावा माँ को ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चा, क्योंकि मोबाइल का, इंटरनेट का, आज हम ये मान सकते हैं डॉक्टर साहब, इट इज अ नेसेसरी इवल नाउ, इट इज बट इट इज अ नेसेसरी इवल नाउ। और कोरोना ने तो इसको बिल्कुल ऐसा बना दिया कि आप इससे अछूते रह ही नहीं सकते। बच्चों की इंटरनेट क्लासेस हो रही हैं। अब इंटरनेट क्लास के नाम पर बच्चा क्या देख रहा है, इसे कौन ऑब्जर्व करेगा? इसको आकर टीचर तो ऑब्जर्व करेगा नहीं, सरकार आके ऑब्जर्व करेगी नहीं, या तो माँ ऑब्जर्व करेगी या पिता ऑब्जर्व करेगा। आमतौर पर परिवार में क्या, पिता तो बहुत थका मांदा आता है। अब बुरा मत मानिएगा, जितने भी पुरुष सदस्य बैठे हैं यहाँ, वो आमतौर पर थके मांदे होते हैं। वो आकर ऑफिस के अन्य काम करते हैं, तो माँ बेचारी की जिम्मेवारी है, चाहे वो कितनी देर तक बच्चा जगे, वो उसकी सुविधाओं को देखती है। पर माँ की प्रमुख जिम्मेवारी है हाथ में मोबाइल देने के बाद में मुक्त नहीं हो जाए, बल्कि आपने उसके हाथ में खतरा दे दिया, और कैसा उस्तरा दे दिया जिसकी दोनों तरफ धार है। वो उससे अगर फल काट सकता है तो उससे अपनी आत्महत्या भी कर सकता है, निश्चित तौर पर। इसलिए को नेसेसरी इवल मानते हुए इस पर भी ध्यान देना माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद ये कि पॉप का पी फॉर पैटर्निटी और माँ का मैकेनिज्म, ये दोनों चीजें हैं जो कि बच्चे को पूरी तरह से ऑब्जर्व करके उसकी इच्छा के मुताबिक उसको उसकी वह दिशा, वह प्रतिभा आगे लाने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। उसको शाबाशी देते रहिए और उसकी पीठ थपथपाते रहिए, लेकिन साथ साथ अपनी भी पीठ थपथपाते रहिए कि क्या मैं माँ और पिता के रूप में वह भूमिका निर्वाह कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मुझे अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए करना चाहिए। तो अपनी भी पीठ थपथपाइए
और बच्चे की। धन्यवाद। जी दीदी, आपका पूरा जीवन का अनुभव, आपने कम से कम दसियों हजार बच्चियों को एक बेहतरीन माँ में संस्कारित करते हुए आपका अनुभव है। समय की सीमा है, नहीं तो आपसे हम सुनते रहना चाहते थे। आपने MOM मानी मॉम्स के फॉर्मूले को पिताओं पर जिस खूबसूरती से लागू किया है, बेजोड़ है। कई तो लगता है मीटिंग छोड़ के चले गए पितागण, लेकिन फिर भी ये रिकॉर्ड हो रहा है और हम पूरे विद्यार्थियों को इसको बाद में भी भेजेंगे। हमारे साथ पूरनमल जी प्रिंसिपल है कोटा छबड़ा से ही, वो अपनी बच्ची को लेके भी ये बातें सुन रहे हैं। हमारे सारे ही भारत विकास परिषद के लीडर्स भी आपकी बात को सुन रहे हैं। धन्यवाद। मैं एक और टेक्निक जो बच्चों को करनी चाहिए एग्जाम के दौरान, 7 कहते थे पहले, आज की तारीख में रिवाइज करवा देता हूँ। प्लीज एग्जाम कल ही है, आपकी कसरत से मेमोरी के हार्मोन रीजनरेट होते हैं, बढ़ते हैं, टेंशन का मुकाबला करने की ताकत आती है। नंबर 2, डू ए ब्रेन ट्रेनिंग। कल एग्जाम है, कल एग्जाम का हॉल होगा, मैं सुंदर सी ड्रेस पहन के जाऊंगा, मिठाई खा के जाऊंगा, जैसी ब्रेन ट्रेनिंग, यानी एग्जाम का डर नहीं, एग्जाम एक उत्सव है, ऐसी कोशिश करिए। नंबर 3 है मेडिटेशन करिए, पूजा पाठ। ये नहीं कि कल एग्जाम है तो ही कर मध्य सरस्वती, ये वंदन रोज का होना चाहिए, यही मेडिटेशन होना चाहिए, तो आप में बहादुरी रहेगी। एग्जाम के दिनों में तो पूरी नींद लेनी चाहिए, स्लीप प्रॉपरली, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जितना आपका कोटा है, और ये ड्यूटी भी पेरेंट्स की है। 5वां है बीच में दोपहर में थोड़ी सी नैपिंग लेनी चाहिए, नेचर में थोड़ा घूमने जाना चाहिए। अगर आपका मकान खिड़की है तो नेचर की तरफ खिड़की खुले, ऐसा स्टूडेंट का कमरा हो। कनेक्ट डॉट्स, आपने एक चैप्टर छोड़ तो नहीं दिया है, दूसरा बीच में से तो नहीं उठा लिया है, तो एग्जाम से पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, अपनी लेखन सामग्री, अपनी पेंसिल्स, अपना ड्राइंग बॉक्स आदि तैयार रखें, और ये 8 नॉर्म्स आप एग्जाम की प्रीवियस नाइट को तैयार करके रखें, ताकि सुबह बहुत भागम भाग नहीं हो। हमारे साथ छबड़ा से प्रिंसिपल पूरन जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि मैंने बहुत बच्चों को मेमोरी बढ़ाने के कैप्सूल खाते हुए देखा है। बहुत सारे बच्चों को मजाक में कहते जी हम तो चोटी बांध के सो जाते हैं पंखे से, ताकि नींद का झोंका आए तो वापस खुल जाए। 3 इडियट के बाद हमने एक साथी के साथ 4 इडियट एक पिक्चर बनाई और लखनऊ में उस पिक्चर का उद्घाटन किया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर ऐसे ही 4 इडियटों के ऊपर थी, वो पेरेंट्स के ऊपर थी, जो ऐसी हरकत करते हुए देखते हैं कि बच्चा अपना गेट नहीं खोल रहा है, बच्चा समय पे खाना नहीं खा रहा है, बच्चे 20 चाय लिए हैं दिन भर, लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्टूडेंट। तो पूरन जी छबड़ा से आप संक्षिप्त में 1 मिनट में आपका अनुभव शेयर करिए, जो बताए हैं ये कितने लाभदायी हैं।